हरियाणा में सोमवार सुबह मौसम बदल गया। सोमवार सुबह करीब 6 बजे से हिसार में बारिश शुरू हुई। सुबह के समय बूंदाबांदी के बाद मौसम में बदलाव आया। दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में हो रही बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सरसों और गेहूं की फसल को सबसे अधिक फायदा होगा। अभी तक कोहरा नहीं गिरा था। बारिश के बाद कोहरे का कहर भी शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। नोडल ऑफिसर आईएमडी सब सेंटर राजकीय महाविद्यालय नारनौल। पिछले काफी दिनों से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मौसम शुष्क और साफ बना हुआ था। उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्रों पर एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे थे, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। यहां तक कि हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में रात्रि तापमान गिरकर जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गई। कुछ स्थानों पर शीतलहर से गंभीर शीतलहर की स्थिति देखने को मिली। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर पाला जमने की भी स्थितियां देखनी जा रही थी। कुल मिलाकर हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सूखी ठंड अपने रंग दिखा रही थी, जबकि लगातार दिन के तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए थे, क्योंकि सूर्यदेव की चमकदार और चटक धूप ने संपूर्ण इलाके में दिन के तापमान बढ़ाए रखे। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में दिन और रात के तापमान में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सभी जीव जंतुओं और फसलों पर पड़ रहा था। वर्तमान परिदृश्य में 22 तारीख की रात्रि को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से एक चक्रवातीय सर्कुलेशन पंजाब के दक्षिणी हिस्सों और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर बना। इस मौसम प्रणाली को प्रचुर मात्रा में नमी अरब सागर से मिली, जिसकी वजह से आज 23 तारीख को अल सुबह से ही पहले हरियाणा के पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, साथ में झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और एनसीआर दिल्ली में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। दोपहर तक भी हरियाणा के कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और करनाल जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी चल रही है। आज सुबह से ही संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है और साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसकी वजह से आज इस सीजन का पहला कोल्ड डे की स्थिति दर्ज हुई है। आज संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में दिन के तापमान सामान्य से नीचे बन गए हैं। इस मौसम प्रणाली की वजह से संपूर्ण इलाके में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाले दिनों में हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सघन कोहरा, कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 26 तारीख को भी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा, जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान परिदृश्य में जो जेट धाराएं पहले उत्तरायण थी, जिसकी वजह से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ केवल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी कर रहे थे, परंतु आने वाले दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर तो बर्फबारी करेंगे ही, साथ में मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज कराएंगे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में
ठंड अपने प्रचंड तेवरों से आगाज करेगी और नए साल 2025 में ठंड के ट्रिपल अटैक देखने को मिलेंगे। संपूर्ण इलाके में कोहरा, कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। धन्यवाद। वहीं पानीपत, अंबाला और कुरुक्षेत्र में मौसम ने सोमवार को करवट ले ली। सुबह करीब 7 बजे हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में ये तेज हो गई। इसराना व मतलौड़ा क्षेत्र में बारिश कुछ तेज हुई। मौसम को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। तो जो ये वातावरण है जिसके अंदर नमी जो है 90% के आसपास है और टेम्परेचर जो है 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पीला रतुआ के लिए बहुत अनुकूल वातावरण रहता है। और ये फफूंद की बीमारी है जो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र के अंदर आती है और जो हमारा गेहूं का कटोरा जिसको माना जाता है उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग भारत का, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का भाग आता है। यहाँ पे गेहूँ का मुख्य उत्पादन होता है और ये बीमारी एक मुख्य बीमारी है जिससे अगर समय रहते इसका ध्यान नहीं दिया जाता तो इसका भारी नुकसान हो सकता है। आपका 70-80% तक जो है नुकसान कर सकती है। हालांकि हमारे गेहूं वैज्ञानिकों की जो टीम है उसने हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोजी के निर्देशन के अंदर ऐसी किस्में ईजाद कर रखी हैं जिनके अंदर हमने रस्ट रेजिस्टेंस के जीन डाले हुए हैं जिसके अंदर पीला रतुआ नहीं आता। फिर भी कई किसान भाई जो हैं पुरानी किस्में हैं उनका मोह त्याग नहीं रहे। जिस तरह HD 2851 है, HD 2967 है, WH 711 है, तो ये इस तरह की बरबट है, कोई श्री राम की किस्में है, कोई एक दो ऐसी। तो इन किस्मों को किसान उगाते हैं। ये रोगग्राही किस्में, इनके अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो उन किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करें और अगर खेत के अंदर आपको पीलापन दिखाई दे, पीलापन 2 तरह का हो सकता है। एक तो तत्वों की कमी की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर आपके अंदर जो तत्व की कमी है तो उसका कोई ऊपर का नुकीला भाग है उसके अंदर पीलापन आ गया, नीचे की पत्तियां पीली होगी, बीज की पत्तियां पीली होगी, तो ये सूक्ष्म तत्वों की कमी से हो सकती है। जिसके अंदर आपका सल्फर भी हो सकता है, पोटास भी हो सकता है, मैग्नीज भी हो सकता है। नीचे की पत्तियां जो है नाइट्रोजन की वजह से भी कम हो सकती है। और जब तापमान कम होता है तो उसके अंदर पौधा सूक्ष्म तत्व ज़्यादा नहीं उठाता, उसमें दिक्कत रहती है। तो इसके अंदर ऐसे मौसम के अंदर आप फेरस सल्फेट, अराकसिस नाम की एक आता है पदार्थ है जो पंसारी से भी मिल जाता है। फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करोगे तो सूक्ष्म तत्वों की जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है। दूसरी क्या दिक्कत है, अगर फफूंदी है तो कैसे पहचानोगे अभी सूक्ष्म तत्व की कमी है या फफूंदी की? तो फफूंदी के लिए आप पत्ते को तोड़ के उसको अंगुली और इसके बीच में रगड़ोगे ऐसे, तो आपके यहाँ पे पीला जो है हल्दी जैसा पाउडर लग जाता है। अगर पाउडर लगता है तो ये फफूंदी की बीमारी है। अगर कुछ नहीं लगता तो ये सूक्ष्म तत्वों की कमी है। अगर फफूंदी पाउडर लग गया तो ये आपकी फफूंदी है, तो उसके लिए आपको उपचार करना है। रासायनिक प्रक्रिया से इसका उपचार होगा क्योंकि आपने रोगग्राही किस्में बोई हुई है इसलिए ये बीमारी आई है। अगर आप रोगरोधी किस्में बोते हैं तो उनके अंदर बीमारी नहीं आती। तो उसमें आपने क्या करना है, प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई आती है टिल्ट, जो 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करो। एक दूसरी नई दवाई जो है हमने समग्र स्पर्शों के अंदर लागू करी है वो है नेटिवो नाम की दवाई है। 160 ग्राम दवाई है जो 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करोगे तो इस बीमारी का कंट्रोल हो जाता है। 15 दिन के अंतराल पे आप दूसरी स्प्रे कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो ध्यान देने वाली बात यही है। और अगर इस टिलरिंग स्टेज के अंदर इस तरह की बीमारी आ जाती है तो उसके अंदर बहुत भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो किसान भाई जागरूक रहें, अपने खेत का प्रतिदिन निरीक्षण करें। रोगग्राही किस्में बो रखी हैं तो उनके ऊपर ध्यान दें। और बाकी आप जिंक यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया खाद अगर आपने अप्लाई पहले नहीं कर रखे तो वो दे सकते हो। तो यही इसी समय के लिए आपको सलाह दी जाती है। धन्यवाद। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।